बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और इसके प्रति आप सीरियस हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। इसलिए जुड़ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसका यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करते हैं। और फिलहाल हम लोग लुसेंट के ये जो साइंस सब्जेक्ट्स है उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी बायोलॉजी का डिस्कशन कर चुके हैं, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद जो पीछे वाली वीडियो है उसको आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया है, यानी कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों और पशुओं को। सघन खेती का संबंध किससे है। तो सघन खेती का संबंध मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाने से है। अगला प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग क्या है। तो ये जो ट्रक फार्मिंग होता है ये व्यापारिक स्तर पर सब्जियों का कृषि होता है। निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की जाती है। तो गहन कृषि जापान में की जाती है क्योंकि यहाँ पे भूमि की कमी है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि को समझा जाता है। तो भारतीय कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। यहाँ पे उतना भूभाग नहीं है जिससे व्यापारिक के लिए खेती किया जाए, लेकिन जो सामान्यतः है वो जीविकोपार्जन के लिए माना जाता है। पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस प्रकार की खेती का अच्छा उदाहरण है। तो जो पश्चिम बंगाल में धान की खेती है ये जीविका खेती के लिए अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ओलरीकल्चर शब्द संबंधित है। तो जो ओलरीकल्चर है ये सब्जी विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। तो मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसीकल्चर, लाह की कीड़ा। ये क्या है, सही नहीं है, ये रेशम की कीड़ा होती है। अगला प्रश्न है, सूचिए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा एपी कल्चर। तो एपी कल्चर हो जाएगा मधुमक्खी से, सिल्वी कल्चर हो जाएगा शहतूत के वृक्ष से, वीटी कल्चर हो जाएगा अंगूर से, और जो पीसी कल्चर है ये मछली से है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो मृदा के अध्ययन के लिए जो उपयुक्त शब्द है ये भूमि विज्ञान कहलाती है। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये एडाफोलॉजी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन में समृद्ध होती है, नहीं, ये गलत है। दूसरा है, काली मृदाएं लोहा और चूने का समृद्ध होती है, तो ये सही है। लेटराइट मृदा लोहा और एल्युमिनियम से संबद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम की हीन होती है, तो एकदम ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो ये 8 वर्गों में इसको विभाजित किया है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी एल्वियोलियल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये 24% भाग पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये बांगड़ के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो जो नूतन जलोढ़ मिट्टी होती है ये खादर के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो काली मिट्टी का काला रंग
टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो जो काली मिट्टी होती है इसमें ज़्यादा अधिक समय तक आर्द्रता बनाए की रखने की क्षमता होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो जो काली मिट्टी है इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें ये पानी कुछ रखने की क्षमता अधिक होती है। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो जो ये काली मिट्टी है इसका स्थानीय नाम रेगुड़ है। मूंगफली की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो मूंगफली की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। कपास और काली मिट्टी दोनों क से स्टार्ट होता है, तो इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक नकदी फसल कपास उपयुक्त होती है, यानी कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित की जाती है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो जो मिट्टी का रंग लाल होता है ये फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होती है। निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो लेटेराइट मिट्टी है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा यानी कि उपयुक्त सभी में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो लेटेराइट मिट्टी है ये मालाबार तटीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये जीव है केचुआ, और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन और उसका कारण दिया गया है। तो अभिकथन है, केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। तो एकदम से गलत है, केचुआ कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दूसरा है, केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसमें नरम बनाते हैं। तो ये क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो सस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वैदिक निर्माण, वायुरोधक। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती है? तो ये सभी विधियाँ क्या उपयुक्त समझी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सुधारक है? मृदा सुधारक इसमें से जिप्सम है, यानी कि जब मृदा की गड़बड़ी हो जाती है उसमें जिप्सम डाल देते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीजों में आनुवांशिक शुद्धता होती है? तो आनुवांशिक जो शुद्धता होती है वो प्रजनक बीजों में होती है। प्रजनक बीज उत्पादक चक्र की कौन सी अवस्था है? तो ये प्रथम अवस्था है। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। तो ये नीला रंग का होता है। बीजों के अंकुरन में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो बीजों के अंकुरन में सूर्य की रोशनी महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं तो हवा और उपयुक्त तापमान तथा नमी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। शीतकाल फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो भारत को रबी के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं। तो जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को खरीफ का मौसम कहा जाता है। खरीफ की फसल काटी जाती है। तो ये जो खरीफ की फसल होती है ये नवंबर के प्रारंभ में काट ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सही है? खरीफ की फसलें सर्दियों की फसल है, तो ये गलत है। रबी फसलें मानसून की फसल, ये गलत है। रबी ये क्या है? सर्दी की है। खरीफ गर्मी की है। गेहूं रबी की फसल है, तो गेहूं भी क्या है? रबी की फसल है। तो इसका सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें जो चना है ये खरीफ का फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो मूंगफली रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो जो ये बाजरा है ये क्या है? खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल, तो जो चावल है ये क्या है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल धान है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी का फसल है?
तो जो गेहूं है ये इसमें रबी का फसल है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो जो मक्का है ये रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो गेहूं बोने का उपयुक्त जो मौसम होता है ये अक्टूबर नवंबर में होता है। निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? तो कीट आकर्षक फसल भिंडी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नकदी फसल। तो नकदी फसल तंबाकू को इसमें कह सकते हैं, यानी कि उपयुक्त ऑप्शन के हिसाब से। निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो जो इसमें नकदी फसल होगा ये कपास हो जाएगा। नकदी फसल उसे कहते हैं जिसका उपयोग मतलब घर पे नहीं किया जाता है, उसको बाज़ारों में ले जाकर के बेचा जाता है और सीधे सीधे उसे कैश प्राप्त होता है, तो उसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन सा पेट्रोपादप भी है? तो जो पेट्रोपादप है करेज है। निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो एथेनॉल के लिए की जा सकने वाली जो फसल है वो जट्रोफा है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो रेशा फसलें हैं ये कपास, सन और जूट हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? तो गेहूं फसल के रूप में जो सही है ये है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है। तो एकदम ये क्या है, सही है। मक्के की खेती की जाती है। तो जो मक्के की खेती है ये खरीफ के मौसम में की जाती है। सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा तेल सरसों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो मसूर, तो जो मसूर है ये क्या है, दलहन है। काली मिर्च मसाला है। सरसों ये तिलहन है। और जो केसर है ये क्या है, फ्लेवरिंग है, यानी कि केसर का फ्लेवर का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो समानांतर फसल का उदाहरण गेहूं और सरसों है, ये एक साथ इसको लगाया जा सकता है। अल्फा अल्फा एक प्रकार का डैश नाम है। तो जो अल्फा अल्फा है ये एक प्रकार का घास है। औषधीय पौधा है, यानी कि जो औषधीय पौधा, ये नीम क्या है, एक औषधीय पौधा है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्वप्रमुख फसल है? तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ की चावल क्या है, सर्वप्रमुख फसल है। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो ये है चाय, यानी कि चाय को पानी चाहिए लेकिन वहाँ पे जमना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, किस फसल की बुआई के समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? किस फसल की बुआई के समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो गन्ना। गन्ना को बुआई के समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होते हैं? तो जो भारत में ईख होते हैं ये 12 माह में परिपक्व होते हैं। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में कपास का उत्पादन में अग्रणी है, तो ये है गुजरात। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य कपास व मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो ये है गुजरात। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश प्रथम स्थान नहीं है? तो जो ये चावल है, यानी कि चावल में ये प्रथम स्थान पे नहीं है। नहीं तो गेहूं और जौ और गन्ना में क्या है, ये प्रथम स्थान पे है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह है, तो वो है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का अग्रणी उत्पादक है? तो चाय का अग्रणी उत्पादक असम राज्य है। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कौन सी चावल की किस्म नहीं है,
यानी इसमें कौन है जो चावल की किस्म नहीं है? तो ज्वाला चावल की किस्म नहीं है। हंसा, जाया और पद्मा चावल का एक किस्म है। कल्याण एक अधिक उपजाऊ किस्म है, यानी जो कल्याण है ये किसका अधिक उपजाऊ किस्म है? तो ये गेहूं का किस्म है। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो जो कुफरी चमत्कार है ये आलू का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, श्यामली किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो जो श्यामली है ये कपास का एक फसल प्रजाति है। BO54 किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो जो BO54 है ये गन्ना का एक प्रमुख प्रजाति है। अंगूर लता किस प्रकार की फसल प्रजाति है? तो अंगूर लता टमाटर का फसल प्रजाति है। ये कंफ्यूजिंग है, अंगूर है लेकिन ये टमाटर का क्या है? प्रजाति है। अगला प्रश्न है, रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो जो रोज सेंटेड है ये लीची से संबंधित है। आम की बीज रहित प्रजाति है। तो आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। अल्फांसो है। तो ये जो अल्फांसो है ये आम की एक किस्म है। अगला प्रश्न है, मक्का का जन्म स्थान है। तो मक्का का जन्म स्थान अमेरिका में है, यानी कि अमेरिका में इसका जन्म हुआ था। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जो सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई थी। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी। ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो यह है स्वीडन। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो पकने पर टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि टमाटर में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो वो लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट का कारण है। तो मिर्च में चरपराहट का कारण कैप्सिन होता है। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आलू में जो हरा रंग होता है वो सेलुनिन के कारण होता है, जो कि जहरीला होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी गई है? तो ये है भूत झोलकिया मिर्च, यानी कि ये बहुत ही तीखा होता है। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या है। तो पादप वृद्धि के लिए जो अनिवार्य तत्व हैं ये लगभग 17 हैं। पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ये जो PB यानी कि सीसा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो आयरन, मैग्नीज और कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो जो दलहनी पौधे होते हैं, तो ये चन्ना और अन्य दलहन पौधे होते हैं, इनके जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन एकीकरण को बढ़ाती है? तो ये बीन्स हो जाएगा, यानी कि दलहनी। राइजोबियम में लेग्यूमिनेसोरस नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है। तो ये स्थित होता है इनके जड़ों में। खरपतवार क्या है? तो जो खरपतवार है ये कृषित फसलों में उगने वाले हानिकारक एवं अवांछित पौधे होते हैं। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो जो कैटरपिलर होते हैं ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं, पत्तियों को क्या करते हैं? खा जाते हैं। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंदी से नहीं होता है? तो जो ये मोज़ेक रोग है ये फफूंदी से नहीं होता है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो जो टीका रोग है ये मूंगफली से संबंधित है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? तो जो खैरा रोग है ये जिंक की कमी से होती है। बहुचर्चित रोग ब्लास्ट यानी झोंका किससे संबंधित है? तो जो ब्लास्ट और झोंका है ये धान की खेती से संबंधित है। आलू का अगौती एवं पिछौती झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो ये फफूंदी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, लेग आर्म रोग किससे संबंधित है? तो जो लेग आर्म रोग है
ये कपास से संबंधित है। बंची टॉप रोग किस फसल से संबंधित है? तो बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। रेड डॉट रोग किस फसल से संबंधित है? तो रेड डॉट रोग गन्ना से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? तो गेहूं से के फसल से संबंधित रोग रस्ट है। अगला प्रश्न है, सिट्रस कैंसर क्या है? जो सिट्रस कैकर मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नींबू का रोग, यानी कि नींबू में जो रोग लगता है उसको सिट्रस कैकर कहा जाता है। गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है? तो जो गेहूं का काला कीट रोग होता है ये फफूंदी के कारण होता है। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण होता है। आलू का कृष्णकांत रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आलू का कृष्णकांत रोग मोलिब्डेनम की कमी से ऑक्सीजन की कमी से होता है, यानी कि 125 हम लोग देख रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में मार्स रोग का कारण है? तो जो मटर में मार्स रोग है ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं कूट का प्रयोग करते हुए सही का चयन कीजिए। ब्लास्ट रोग, तो जो ब्लास्ट रोग है ये गेहूं से संबंधित है। और स्टेम रॉट जो है ये चावल से संबंधित है। वाइट रस्ट सरसों से है और जो अर्ली ब्लाइट है ये आलू से है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिली बग किस फसल से संबंधित है? तो जो मिली बग है ये सरसों से संबंधित है। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो गन्ने का नासी जीव पिंक बोरर है। गंधी कीट किससे संबंधित है? तो गंधी कीट धान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुलाबी कीट किससे संबंधित है? तो जो गुलाबी कीट है ये कपास से संबंधित है। खाद बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो खाद बीजों को भंडारित करने के लिए 14% से कम नमी की मात्रा होनी चाहिए। 2,4-D एक है, यानी जो 2,4-D है ये क्या है? तो ये शाकनाशी है, यानी कि घास पतवार को क्या करती है? नाश करती है। हरित क्रांति का अर्थ है? हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। ये हरित क्रांति का क्या है? अर्थ है। हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक है। तो हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग हैं। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? तो ये यूएसए के हैं। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके प्रत्ययों की परिणाम थी? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन के प्रत्ययों की परिणाम थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर को कहा जाता है। भारत में जब हरित क्रांति आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो रफ़ी अहमद किदवई इससे संबंधित नहीं था। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों की बीज ये हरित क्रांति से संबंधित है। सिंचाई ये भी है। ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों का विपणन। तो विद्युतीकरण नहीं है लेकिन जो सड़कों का विपणन है ये है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिसके लिए आवश्यक है? तो इसके लिए अधिक उर्वरक की तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई एवं सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, यानी कि उपयुक्त सभी पे। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उस राज्य को पहचानिए जहां सर्वप्रथम हरित क्रांति को प्रारंभ नहीं किया गया था। तो जहां नहीं किया गया था वो है राजस्थान।
बाकी ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो सर्वाधिक वृद्धि गेहूं में हुई। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव अनाजों पर पड़ा। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः गेहूं से है। निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव पड़ा है? तो सीमित प्रभाव दलहन पे पड़ा है, यानी कि इसमें ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा? तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है तिलहन की, यानी कि तिलहन में कोई भी परिवर्तन अभी नहीं देखने को मिला है। HYV का पूरा रूप है? तो HYV का पूरा रूप हाई यील्डिंग वेराइटी है। पीली क्रांति शब्द किस बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो जो पीली क्रांति है ये खाद्य तेल से उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंध है? तो फिर पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, यानी कि उपयुक्त सभी से है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति उद्यान क्रांति से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे के विकास के लिए पुकारा जाता है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य यानी कि फिशिंग से संबंधित है। झूम कृषि प्रचलित है? तो झूम कृषि मणिपुर में प्रचलित है, आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1929 में स्थापित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आलू के लिए शिमला, यानी कि आलू जो केंद्रीय आलू शोध संस्थान है ये शिमला में स्थित है। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है ये इंदौर में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो कपास है ये नागपुर में स्थित है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर राजमुंदरी में स्थित है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो फल शोध संस्थान सबौर में स्थित है। भारतीय लाह शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो लाह शोध संस्थान है ये आपको रांची में स्थित है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान जोधपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन कानपुर में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो राइस वाला आपको कटक में, यानी उड़ीसा के कटक में क्या है ये स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? तो जो पूसा है ये बिहार के मुजफ्फरपुर के आसपास, समस्तीपुर में ये स्थित है। राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग स्थित है, तो ये गाजियाबाद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है।
तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में स्थित है। ग्लाइसिन मैक्स किस फसल का वनस्पतिक नाम है? तो जो ग्लाइसिन मैक्स है ये सोयाबीन का क्या है, वनस्पतिक नाम है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो जो हाइड्रोपोनिक्स है ये बिना मृदा के पौधों की खेती की जाती है, यानी कि ये जल में की जाती है, इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। वपनियन क्या है? तो जो कैनिन या वपनियन है ये है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। निम्नलिखित में से किसे मानव उत्पादक धान अन्न कहा जाता है? तो ट्रिटिकेल्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ट्रिटिकेल किसका संकरण यानी क्रॉस है? तो जो ट्रिटिकेल है ये गेहूं और राई का क्या है, क्रॉस है। भारत में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से मिलता है? तो लगभग 52% लोगों को कृषि और इससे जुड़े क्या मिलता है, रोजगार लोगों को मिलता है। अगला प्रश्न है विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? तो विश्व के कुल कृषि भूमि का 7.5% भारत में है। भारतीय कृषि में निम्नलिखित उत्पादकता का कारण है, निम्न उत्पादकता का कारण है। तो भारत में जो निम्न उत्पादकता होती है इसका मुख्य कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों की कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का आकार छोटा होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक यानी कि उपयुक्त सभी क्या है इसके कारण है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? तो कपास का संकर बीज सर्वप्रथम भारत ने तैयार किया था। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन धान का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक पैदा होता है? तो ये मूंगफली का होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? तो गेहूं ने सर्वाधिक प्रगति की है। भारत में किस फसल की औसत प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक है? तो धान की अधिक है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो चाय में थीन एल्कलॉइड पाया जाता है। कॉफ़ी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में थीन पाया जाता है। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन के बीज में या फिर सोयाबीन में पाई जाती है। चने के दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो चने के दाल में 21% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 40% होता है। किसमें विटामिन सी का अधिक मात्रा पाया जाता है? तो विटामिन सी की अधिक मात्रा आंवला में पाया जाता है। ज्वार के पौधों में विषैला तत्व पाया जाता है। तो ज्वार के पौधों में जो विषैला तत्व होता है ये धुरीन होता है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो जो कपास के रेशे हैं ये पौधे के फल वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो कॉफ़ी पौधे के बीज वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये वर्तिकाग्र का उपयोग में लाया जाता है। विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च यानी 21 मार्च को मनाया जाता है। किसानों को लंबी अवधि के लिए कृषि ऋण कौन उपलब्ध कराता है? तो किसानों को लंबी अवधि के लिए जो कृषि ऋण होता है वो भूमि विकास बैंक उपलब्ध करवाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो कृषि प्रसार का शुरुआत सर्वप्रथम श्री निकेतन योजना के द्वारा शुरू किया गया। श्री निकेतन योजना किसने चलाई? तो जो श्री निकेतन योजना थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने चलाई थी। अंत्योदय योजना का श्री गणेश किस राज्य ने सर्वप्रथम किया था? तो अंत्योदय योजना का श्री गणेश सर्वप्रथम राजस्थान ने किया। प्रयोगशाला में खेतों तक की योजना का क्या तात्पर्य है? तो प्रयोगशाला में खेतों तक की योजना का तात्पर्य प्रयोगशाला में हुए नए शोध कार्यों की जानकारी किसानों को देना। अगला प्रश्न है
बोरलॉग पुरस्कार किस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? तो जो बोरलॉग पुरस्कार है ये कृषि के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक अच्छे काम किए होते हैं उनको दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं? तो केशिका जल पौधे आसानी से प्राप्त कर जाते हैं। दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक कम क्यों दिया जाता है? तो क्योंकि इनके जड़ों में स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है, इसलिए इनको कम दिया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? तो दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु निवास करता है। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो ये है हेग्लीमोग्लोबिन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगहीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो लेगहीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। लेगहीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लेगहीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो ये जीवाणु सहजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। आप लोग यूरिया के बोरी पे देखिएगा, ऊपर लिख रहता है यूरिया 46%। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंरक्षण के काम नहीं आता है? यानी कौन से इसमें जो है वो परिसंरक्षण के काम में नहीं आता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि संरक्षण के काम में नहीं जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दीर्घकालिक कृषि ऋण की अवधि क्या होती है? तो दीर्घकालिक कृषि ऋण की अवधि 15 वर्ष तक होती है। मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि तक के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो ये 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए प्रदान किए जाते हैं। आरजीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है। आरजीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है सरसों में। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज के तेल की मिलावट से रोग उत्पन्न होता है। तो इससे जो रोग होता है वो ड्रॉप्सी होता है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड है। तो जो नाबार्ड है ये कृषि सहायता हेतु विशिष्ट बैंक है। भारत में कृषि को वित्त देनदारी देने वाली शीर्षक संस्था है। तो भारत में कृषि को वित्त देने वाली जो शीर्ष संस्था है ये नाबार्ड है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो विपणन संघ है ये नाफेड के नाम से यानी NAFED के नाम से जाना जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निम्नलिखित की सिफारिश करता है। तो ये जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सानोमीटर का उपयोग किया जाता है। पोमेटो किसका क्रॉस है? तो जो पोमेटो है ये आलू और टमाटर का क्या है? क्रॉस है। आम की आम्रपाली प्रजाति निम्नलिखित में से किसका संकरण है? तो ये जो है दशहरी और नीलम का संकरण है। महाधान विकसित किया है। तो जो महाधान है ये GS खुश ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? तो जो प्याज है ये पौधों के प्रत्यारोपण से इसकी खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है?
तो ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण पालक नहीं है। बीटी बीज का संबंध है, तो बीटी बीज का संबंध कपास से है। अगला प्रश्न है पपैन का स्रोत है, तो जो पपैन है इसका स्रोत है पपीता। पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य है, तो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान। इसका रोग उगटा, यानी कि धान का रोग उगटा नहीं होता है। बाजरा का रोग कड़वा होता है, सरसों का रोग सफ़ेद गेरुई होता है और मूंगफली का टीका रोग होता है। तो इसमें जो सही नहीं है उसको चुनना है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है, तो शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य भारत के कौन सा राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा शहतूत रेशम का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थ के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MMTC। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है, तो रेशे वाली फसलों से संबंधित है कपास, जूट और सनई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, तो ये सोयाबीन में होती है। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जो पीली क्रांति है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो जो अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है ये है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 में। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे कुछ लाभ ले सकें। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।